हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाई रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल का आपने चैप्टर लिया है और विश्व भूगोल के आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके माध्यम से हमने जो है वन लाइनर जो है प्रश्न लिए हैं, लेकिन इनको जो है हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बारी बारी से जो है प्रश्नों को डीपली करके इनको जो भी इनमें निचोड़ है उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो हम अपने प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो सौर मंडल की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस, ठीक है, तो इनका नाम निकोलस कोपरनिकस है और इन्होंने ही सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम जो था कि ग्रह जो है जैसे कोई भी पिंड है, ये हो गया सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा है और सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं तो ग्रह जो है इस प्रकार से गति करते हैं। तो उसी प्रकार की बात हो रही है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो एक किया था केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा गया है। इनमें 4 ग्रह तक हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा गया है कि पृथ्वी के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा पड़ता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पड़ता है शुक्र। सबसे पहले पड़ता है शुक्र, ठीक है, और शुक्र के बाद पड़ता है मंगल और इसके बाद पड़ता है बुध और उसके बाद चौथा पड़ता है बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट पड़ता है शुक्र, उसके बाद पड़ता है मंगल और उसके बाद पड़ता है बुध और उसके बाद बृहस्पति। तो इस प्रकार से जो है पृथ्वी के अनुसार ये हैं। और यदि हम बात करें कि सूर्य के अगर देखें सूर्य के 4 सबसे निकट ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य के सबसे निकट पड़ता है बुध, इसके बाद पड़ती है पृथ्वी, यहाँ पर बुध के बाद आता है शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, तो 4 ग्रह पड़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट पड़ता है बुध के बाद दूसरा आता है सूर्य के सबसे निकट शुक्र और शुक्र के बाद पृथ्वी और इसके बाद आता है मंगल। तो सूर्य से 4 सबसे निकट ग्रह हैं, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो बृहस्पति, शनि और उर्वरु। इस प्रकार से जो है सूर्य की निकटता के आधार पर इनका क्रम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सौर मंडल में कौन कौन से भाग होते हैं। तो सौर मंडल की यदि बात करें तो सौर मंडल में होते हैं तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्का होते हैं, उल्कापिंड होते हैं एवं बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और क्षुद्र ग्रह जैसे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो इस प्रकार से सौर मंडल के अंदर तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का एवं उल्कापिंड एवं क्षुद्र ग्रह, इस प्रकार से जो है सौर मंडल के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5वां है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति बढ़ती है जब सूर्य के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे ग्रह है कोई, ठीक है, जब वो चक्कर लगा रहा होता है, जैसे ये हो गया सूर्य अपना, और सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी को समझ लेते हैं, पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो जब सबसे निकट होगी सूर्य के, जैसे यहाँ पर सबसे निकट दूरी है, तो जहाँ पर सबसे निकट दूरी होती है सूर्य के पृथ्वी की, तो उसकी स्पीड जो है सबसे अधिक हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति बढ़ती है जब वह ग्रह सूर्य के सबसे निकट हो। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट हो, सूर्य के जब सबसे निकट होता है तब उस ग्रह की सबसे अधिक जो है स्पीड होती है, मतलब चक्कर लगाने की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निक्स ओलंपिया
कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है ये किस ग्रह पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये जो ग्रह है उसका नाम है मंगल। मंगल, इसे हम अंग्रेजी में मार्स भी कहते हैं, मार्स। ठीक है, तो इसी ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। और यदि बात करें ये माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट उससे ये 3 गुना ऊंचा है। तो लगभग अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और इससे अगर इसे अप्रॉक्स में लें लगभग में, तो लगभग 9 किलोमीटर मान लीजिए, 9 किलोमीटर। इसको अगर 3 गुना करेंगे तो लगभग 27 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत की। ठीक है, तो ये और किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक 1 लाइनर प्रश्न लिए हैं और इनके माध्यम से जो भी जानकारियाँ होंगी उनको हम धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे और सारी जानकारियों को हम पढ़ते चलेंगे। और ये मैंने सीरीज प्रारंभ की है, हम 100 प्रश्नों की एक एक वीडियो लेकर आएंगे और उसके माध्यम से विश्व भूगोल की जो है पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं? जो पार्थिव ग्रह होते हैं अर्थात जो पृथ्वी के समान होते हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के समान, पृथ्वी जो है एक ठोस पिंड है, अर्थात इसमें जो है जल है, थल है एवं वायु है, इस प्रकार के तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। अर्थात इसमें ठोस के आधार पर जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, तो वो ठोस के माध्यम से होते हैं। तो पृथ्वी के समान 4 ग्रह हैं, उन्हीं को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। अगर देखा जाए तो बुध है, बुध, इसके बाद शुक्र है, शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल। ठीक है, तो इन ग्रहों को कहा जाता है पार्थिव ग्रह। और इन्हीं ये अगर देखा जाए तो सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ये ग्रहों का क्रम है। सबसे पहले सूर्य के निकट आता है बुध, उसके बाद सूर्य के निकट आता है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। और इनके अगर अंग्रेजी नामों को अगर आपको याद करना है, बुध को कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ और मंगल को कहते हैं मार्स। तो ये 4 ग्रह जो हैं इन्हें हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जैसे मंगल के देखा जाए तो मंगल के बीचों बीच में पड़ते हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर फिर आता है बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। तो ये 4 ग्रह जो आते हैं इनको कहा जाता है गैसीय ग्रह। ठीक है, तो इन चारों को कहते हैं गैसीय ग्रह और इन चारों को कहते हैं पार्थिव ग्रह। लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे पार्थिव ग्रह भी इन्हें कहते हैं और इन ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं एवं इन्हें ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब इनके कुछ नाम टाइटल जान लेते हैं। इन चारों को हम गैसीय ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इन ग्रहों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गैसें ही होती हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, इन चारों को गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इन्हें बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बृहस्पति जो है इन ग्रहों में, इन चारों में सबसे बड़ा है, इसलिए इनको चारों को बृहस्पतीय ग्रह भी कहते हैं। तो इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं और इन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के ये चारों जो है बाहर पड़ते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं, बाह्य ग्रह। तो 2-3 नाम इनके। गैसीय ग्रह आपसे पूछा जाए तो भी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह आपसे पूछा जाए तो भी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जैसे और बृहस्पतीय ग्रह पूछा जाए तो भी यही 4 है। और इन तीनों के नाम तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इनके क्या नाम है। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और थोड़ी इनके बारे में और जानकारी मैं बता दूं। अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो हो जाता है बुध, ठीक है, और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो हो जाता है वरुण। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये होगी पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो है शुक्र। और पृथ्वी से सबसे दूर अगर देखा जाए तो हो जाता है वरुण। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं। और इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा है तो हो जाता है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति। और आपसे पूछा जाए कि इन 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं तो शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं और लगभग 82 उपग्रह इसके हो गए हैं वर्तमान में। तो सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्नों की तरफ।
किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष ग्रह सूर्य का चक्कर वामावर्त अर्थात क्लॉकवाइज लगाते हैं। ठीक है, तो किन दो ग्रहों को छोड़कर, अगर दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है वो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो दो ग्रह हैं उनकी बात हो रही, उनका नाम है, एक का नाम है शुक्र, जिसे हम कहते हैं शुक्र को कहते हैं वीनस, और एक है अरुण, जिसे कहते हैं यूरेनस। ठीक है, तो ये दो ग्रह हैं, शुक्र को कहते हैं वीनस और अरुण को कहते हैं यूरेनस। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो शेष जो 6 ग्रह हैं, जैसे इनमें से शुक्र हो गया, एक हो गया अरुण, इन दो को अगर निकाल दें तो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये जो 6 ग्रह हैं ये जो है इस प्रकार से क्लॉकवाइज जो है पश्चिम से पूर्व अपनी जो है दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो दो ग्रह हैं शुक्र एवं अरुण, ये जो है वामावर्त चक्कर लगाते हैं, अर्थात सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, जो 6 ग्रह हैं वो लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, और जो शुक्र एवं अरुण है ये लगाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों लगाते हैं पूर्व से पश्चिम। जो शुक्र एवं अरुण है ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का पूर्व से पश्चिम, और बाकी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से, मतलब वेस्ट से ईस्ट लगाते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व, ये सभी 6 ग्रह लगाते हैं। लेकिन शुक्र एवं अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं सूर्य का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा किसने कहा था? तो सर्वप्रथम की बात की जाए, सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है, एक कहा था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस जो थे इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी में सूर्य जो है पूर्व में निकलता है, और निकलता है ऐसा क्यों है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो अगर देखा जाए पृथ्वी में सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि ये रीजन जो है, पृथ्वी जो है अपना चक्कर जो है, अगर देखा जाए सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व लगाने के कारण जो भी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं उन सभी ग्रहों में सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है। और यदि बात करें जैसे शुक्र एवं अरुण हो गए, तो वो ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम लगाते हैं सूर्य का चक्कर, इसलिए अगर यहाँ पर पूछा जाए शुक्र एवं अरुण में सूर्य कहाँ निकलता है, तो सूर्य जो है वो इनमें दोनों में निकलता है पश्चिम में, और इन 6 ग्रह हैं बाकी बचे हुए उनमें निकलता है पूर्व में निकलता है, और जो सनसेट अर्थात सूर्य अस्त होता है तो ये पश्चिम में होता है। तो ये दो ग्रह जो हैं जैसे शुक्र एवं अरुण है, ये दोनों ग्रह इन 6 ग्रहों के विपरीत ही कार्य करते हैं। जैसे अगर यहाँ सूर्य निकलता है इनमें निकलता है पूर्व में, तो शुक्र एवं अरुण में निकलेगा पश्चिम में, और यहाँ सूर्य जो है पश्चिम में छिपता है तो यहाँ जो है पूर्व में छिपेगा, मतलब यहाँ से थोड़ा विपरीत होता है इन दो ग्रहों में। तो शुक्र एवं अरुण पर सूर्य निकलता है किस दिशा में, तो मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों में विपरीत ही निकलता है। तो यहाँ निकलता है पूर्व में और यहाँ निकलेगा पश्चिम में निकलता है सूर्य, और यहाँ पर छिपता कहाँ है, तो पूर्व में छिपता है सूर्य शुक्र एवं अरुण ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ही अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे हम कहते हैं उपसौर, अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं अपसौर इसे कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती तो इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी होती है 15 करोड़ 21 लाख। ठीक है, 15 करोड़ 21 लाख इसकी दूरी होती है, और इसे 21 दिन होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को। एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सूर्य एवं पृथ्वी की जब अधिकतम दूरी होती है तो 21 दिन होती है, तो उत्तर होगा 4 जुलाई। और कितनी होती है, तो होगी 15 करोड़ 21 लाख। और इसे हम कहते क्या हैं, तो अपसौर कहते हैं। तो ये यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है एवं उसे क्या कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं उपसौर, उपसौर कहते हैं इसे हम, और उपसौर कहते हैं। लेकिन इसकी दूरी कितनी होती है, तो होती है 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, 14 करोड़ 70 लाख इसकी दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख होती है, और इसे कहते हैं तो उपसौर। और एक किस दिन होती है, 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी एक दिनांक है, इस दिन होती है सूर्य एवं पृथ्वी की सबसे न्यूनतम दूरी। तो ये दोनों पढ़ लिए। अब थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे। यदि हम बात करें 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। खगोलीय एकक, अब ये क्या है समझते हैं। जब हमने पढ़ लिया ऊपर कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती, अर्थात पृथ्वी एवं सूर्य की भी सबसे अधिकतम दूरी कब होती है, तो इसे कहते हैं मतलब अपसौर कहते हैं, और 15 करोड़ 21 लाख होती है, और इसे 4 जुलाई को होती है। अब न्यूनतम दूरी भी हमने पढ़ लिया था कि 14 करोड़ 70 लाख होती है और 3 जनवरी को होती है, इसे हम उपसौर कहते हैं। अब खगोलीय एकक जो है ये औसत होती है, इन दोनों का औसत। जैसे हम बात करें सबसे न्यूनतम पढ़ते हैं तो हो गई 1470, सबसे अधिकतम हो गई 15 करोड़ 21 लाख। ठीक है, अब इन दोनों का जो औसत है वो कितना है, तो इसे हम मान लेते हैं 14 करोड़ 98 लाख। 14 करोड़ 98 लाख जो है इसे हम औसतन मान लेते हैं, लेकिन अप्रॉक्स में कभी कभार इसे 15 करोड़ भी दे देते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर जो इसके बीच दूरी है। जैसे अगर मतलब अगर देखा जाए क्लियर रूप से तो 14 करोड़ 98 लाख ही इसके बीच औसत दूरी होती है, इसे ही हम खगोलीय एकक कहते हैं। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है इसे लगभग में 15 करोड़ में माप लिया जाता है। तो आपको जो भी इनमें से ऑप्शन दिया हो भाई आपका सही हुआ। अगर ए ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल ये सही है, अगर ए नहीं दिया है तो आपका उत्तर होगा ए, कि निम्नलिखित में किन ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ए हो गई औसत दूरी, ए औसत दूरी है, ये न्यूनतम हो गई और ये अधिकतम हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में काला धब्बा क्या है। काला धब्बा जो सूर्य में होते हैं वो क्या है, तो सूर्य में जो काला धब्बा होते हैं वो वे स्थान होते हैं जहाँ से सूर्य प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो काला धब्बा क्या है, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य में काला धब्बा क्या होते हैं, तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उन्हें ही कहते हैं काला धब्बा। और यदि बात करें ये काला धब्बा का जो मान होता है लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस होता है, 4500 डिग्री सेल्सियस। और जो काला धब्बा का जैसे मान था तो हो गया 4500 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की जैसे एक गया सूर्य का जो बाहरी सतह होती है इसका तापमान अगर देखा जाए तो लगभग बाहरी सतह का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है सूर्य की बाहरी सतह का। और अगर पूछा जाए कि सूर्य का जैसे केंद्र हो गया, केंद्र का तापमान कितना होता है, तो केंद्र का तापमान सूर्य का होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये होता है सूर्य के केंद्र का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हाइड्रोजन लगभग 71% होती है सूर्य में हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर पृष्ठ सूर्य की सतह प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है। हालांकि हम बात कर चुके हैं तो इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के इसे 3 नामों से जाना जाता है, एक सौर पृष्ठ या सूर्य की सतह या फिर प्रकाश मंडल। तो आपसे तीनों में से जो पूछा जाए आप उसी का आंसर यही देंगे। सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है तो भी 6000 डिग्री सेल्सियस, या सूर्य की सतह या प्रकाश मंडल के नाम से प्रश्न पूछा जाए तो भी यही होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के एक भी उपग्रह नहीं है। ऐसे दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, तो उनको हम पढ़ते हैं। यदि उनकी बात करें और सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं, तो एक का नाम है बुध, जिसे कहते हैं मरकरी, और दूसरे का नाम है शुक्र, जिसे कहते हैं वीनस। ठीक है,
तो ये दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, ना तो बुध का एक भी उपग्रह है और ना ही शुक्र का। तो ये दो ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। और सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो हो गए शनि के, और उसके बाद क्योंकि शनि के 82 उपग्रह हैं, और अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर तो हो गया है बृहस्पति। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखा जाए तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जो जिस ग्रह की हम बात करने वाले हैं उस ग्रह को 3-4 टाइटल से जाना जाता है। एक शाम का तारा, एक सुबह का तारा, एक सांझ का तारा, एक पृथ्वी की जुड़वा बहन, एक पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इस प्रकार से उसके 5-6 टाइटल हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। शाम का तारा पूछा जाए तो भी यही आंसर है, सुबह का तारा पूछा जाए तो भी यही आंसर है, सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। इस प्रकार से जो भी टाइटल पूछे जाते हैं वो सभी एक ही ग्रह को जाते हैं जिसका नाम है शुक्र। शुक्र, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुक्र जो है वो आयतन एवं अगर आयतन में भी पृथ्वी के समान है, और लगभग पृथ्वी के समान ही है इसका आयतन एवं अगर देखा जाए व्यास वगैरह, तो उस अनुसार ही इसके जो है टाइटल दिए जाते हैं कि शाम का तारा, सुबह का तारा, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी की बात हो रही और क्रम से, तो सूर्य के अगर आपसे सबसे निकट पूछा जाए तो हो जाता है बुध। जो बुध जिसे मरकरी कहते हैं, बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और बात करें पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, तो पृथ्वी के हो जाता है शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध, पृथ्वी के शुक्र, ठीक है। क्रमशः पूछा गया तो इसलिए हम क्रम से ही पढ़ रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरनोवा क्या है। ये सुपरनोवा क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे जब कोई तारा होता है, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य जब जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन को जब हीलियम में बदल देता है, हाइड्रोजन को जब हीलियम में बदल देता है, तो जब हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाता है तो इसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है। और इसे जैसे बात करें कि हाइड्रोजन जब पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाता है तो सुपरनोवा कहते हैं। और जब ये तारा होता है वो पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है तो इसे एक मृतप्राय तारा हो जाता है, एक मृतप्राय तारा। मतलब इसमें सूर्य की जो, जैसे सूर्य है, अगर सूर्य की हम बात करें तो सूर्य पूर्ण रूप से जब हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देगा तो ये एक मृतप्राय तारा बन जाएगा, और इससे जो है प्रकाश फिर उत्सर्जित नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिन एवं रात होने का कारण है, जो दिन एवं रात होने का रीजन होता है ये क्या हो, इसे क्या कहते हैं। तो सूर्य, जब बात करें पृथ्वी जो है अपने अक्ष का घूर्णन करती है, अपने अक्ष का घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष का घूर्णन करती है तो दिन एवं रात होने का रीजन होता है यही। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिन एवं रात होने का कारण क्या है, तो 4 ऑप्शन में से एक जरूर दिया होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष का जब घूर्णन करती है तभी होता है, दिन एवं रात होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है। अपना अक्ष हो गया, ठीक है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो लगाती है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड, ठीक है। तो ये होगा एग्जैक्टली टाइम, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। और यदि ये ऑप्शन ना दिया तो 24 घंटे आपको दिया होगा। अर्थात वैसे अगर देखा जाए तो आपको एग्जैक्टली जो टाइम है यही आपको दिया होगा, क्योंकि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है पृथ्वी अपने अक्ष का चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण ही दिन एवं रात होते हैं पृथ्वी पर। विषुव की स्थिति कब होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विषुव की स्थिति होने का कारण क्या है, तो विषुव की स्थिति इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये कब होती है, तो सूर्य की किरणें जब कर्क एवं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरी जो विषुवत रेखा होती है उस पर लंबवत पड़ती हैं तो विषुव की स्थिति बनती है।
और ये विषुव की स्थिति कब होती है, तो ये 2 दिनांक हैं जिसके कारण विषुव की स्थिति बनती है। एक डेट है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण ये जो 2 दिनांक ऐसे हैं जो पृथ्वी पर एक बराबर दिन एवं एक बराबर रात ही होती है। ये दिन ये दोनों दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर की स्थिति के कारण ही होते हैं। जब विषुव की स्थिति होती है तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। एक दिन है 21 मार्च और दूसरा दिन है 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ते हैं उसको। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? किस वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है सूर्य के जो है जैसे पृथ्वी है एवं अन्य ग्रह जो है उसका चक्कर लगाते हैं। ये कहा था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है? यदि बात करें किस तिथि को होता है तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एवं 22 दिसंबर जो होता है 22 दिसंबर को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर पूछा जाए तो 21 जून, और अगर सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? यदि ग्रह की बात की है तो पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को पानी में रखने पर तैरने लगेगा क्योंकि उसका औसत घनत्व सबसे कम है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी में रखने पर तैरने लगेगा और क्योंकि इसका औसत घनत्व सबसे कम है? तो वह ग्रह है शनि जो है इसका औसत घनत्व अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम है। और यदि इसकी बात करें, जैसे जल होता है, जल का जो औसत तापमान होता है उसको हम मापते हैं 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 ग्राम प्रति किलोमीटर क्यूब, ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर जो जल का तापमान होता है उसे हम जल का जो घनत्व होता है उसे हम 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। और अगर जिस ग्रह का जो है मान इससे कम होता है तो वह ग्रह जल में तैरने लगेगा, और जिस ग्रह का जो मान होता है वो इससे अधिक होता है तो वह ग्रह इसमें रखने पर नहीं तैरेगा। तो शनि है, इसका जो मान है वो है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका मान है। तो 0.69 है, इसलिए ये हो जाता है 1 से कम। इसलिए शनि अगर जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा, इसलिए कहा जाता है। नंबर 30वां है हमारा, पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण कब होता है ये पूछा गया है। पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होने का कारण है देखा जाए तो एक तो होता है अमावस्या जो है इसी दिन होते हैं सूर्य ग्रहण। और अगर आपसे चंद्र ग्रहण देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जो होते हैं एक किस दिन होते हैं? चंद्र ग्रहण होते हैं पूर्णिमा को। पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण किस दिन होते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ऑप्शन में दिया होगा अमावस्या। पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण किस दिन होते हैं तो होता है पूर्णिमा को। लेकिन मैं आपको बता दूं ये हर पूर्णिमा को नहीं होते हैं, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है एवं हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर क्लियर है कि पृथ्वी पर अगर सूर्य ग्रहण होगा तो वह दिन अमावस्या का ही होगा, और पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होगा तो वह दिन पूर्णिमा का ही होगा। लेकिन ये हर पूर्णिमा को हो या हर अमावस्या को ये निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको समझ लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे बृहद ज्वार किस दिन आते हैं? सबसे बड़े ज्वार कब आते हैं? तो ये दोनों में, एक तो अमावस्या और एक है पूर्णिमा। इसी दोनों दिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो अमावस्या होती है और इस दिन सबसे बृहद ज्वार आते हैं, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन ही सबसे बड़े बृहद ज्वार इसमें पृथ्वी पर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है?
तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब बनती है जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है। जैसे ये हो गया चंद्रमा, चंद्रमा, और ये हो गया सूर्य, और ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब बनती है सूर्य ग्रहण की स्थिति, और ये दिन होता है अमावस्या का। अब पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो ये तो हो गया सूर्य, सूर्य एक नियत स्थिति में है और यहाँ पर आ जाती है पृथ्वी, और ये हो जाता है, सॉरी यहाँ पर हो गया चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। तो जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तब पृथ्वी पर बनती है चंद्र ग्रहण की स्थिति। और सूर्य ग्रहण की स्थिति जब बनती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है चंद्रमा। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हैं और ये पूछी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डायमंड रिंग की घटना कब होती है। डायमंड रिंग की घटना जब होती है जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तो ये डायमंड रिंग की घटना होती है। और ये इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और यहाँ पर है चंद्रमा, और ये हो गई पृथ्वी। जब एक प्रकाश जो है पूर्ण रूप से चंद्रमा पर पड़ता है और सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण जैसे इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब प्रकाश ऑब्जर्व कर लेता है तो सूर्य की जो देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य जलने लगता है, तो जो किनारे हैं इसके माध्यम से डायमंड रिंग की घटना होती है। और डायमंड रिंग की घटना होती है, यहाँ से निकलती हैं एक्सरे जो किरणें होती हैं, वो जो एक्सरे किरणें भी निकलती हैं डायमंड रिंग की घटना के समय। तो पूरी सूर्य ग्रहण के समय होता है डायमंड रिंग की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रह क्या है। ग्रह उन्हें कहते हैं जो, पहली बात तो ये जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य अर्थात किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। दूसरी बात है, पहली बात कि सूर्य का जो, सूर्य एक तारा है तो तारे का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। और दूसरी बात, जो प्रकाश ऐसे अप्रकाशवान पिंड जो होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं, और अर्थात जैसे तारों के समान टिमटिमाते भी नहीं है, तो ये सारी बातें हैं ग्रह को सिद्ध करने के लिए कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है, और जो टिमटिमाते नहीं हैं तारों की तरह। और तीसरी बात है कि जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह हैं शनि के, शनि जिसे हम कहते हैं सैटर्न। ठीक है, सैटर्न के हैं। और वर्तमान यदि बात करें तो इसके पहले थे 62, ठीक है, और हाल ही में इसके 20 उपग्रह खोजे गए, जिसके कारण हो गए 82 उपग्रह, 82 उपग्रह हो गए हैं, जिसके कारण पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह हो गए हैं शनि के। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछे जाए तो हो जाता है टाइटन। टाइटन पूरे शनि का सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताओ। तो मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी, तो हमारे जो भारत द्वारा भेजा गया था, भारत द्वारा भेजा गया था मंगल ग्रह। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम से पूछा जाए तो हमारा भारत है। हमारे भारत ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहस्पति, शनि, मंगल, पृथ्वी को घटते क्रम में लगाओ। मतलब इनके आयतन के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, इसके बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद मंगल। तो ये 4 ग्रहों का क्रम है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि इनमें आ जाएगा, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल। तो ये 4 ग्रहों को हमने घटते क्रम में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र, अर्थात यमज नक्षत्र जो है इसे हम ट्विन प्लैनेट अर्थात जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। कि कौन सा है जो आकार, घनत्व एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है। तो उस ग्रह का नाम है शुक्र जो है, जिसे वीनस कहते हैं। तो ये जो ग्रह है बिल्कुल ट्विन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ये आकार, घनत्व और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं।
जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की बाह्यतम परत जो होती है उसे क्रीट या कोरोना कहते हैं। क्रीट या कोरोना, ठीक है, क्रीट या कोरोना के नाम से जानते हैं सूर्य की बाह्यतम परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो ब्लू मून की जो परिघटना है इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या होती है, तो इसको हम समझ लेते हैं। ब्लू मून जो होता है इसका अर्थ जैसे नीला चंद्रमा के नाम से इसको नहीं डिफाइन कर सकते। ब्लू मून की जो घटना होती है जब एक माह में 2 पूर्णिमा पड़े, जब एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं, मतलब हो जाती हैं, तो इसी घटना को ही कहा जाता है ब्लू मून। तो ब्लू मून क्या है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो जाती हैं तो उसे ही हम कहते हैं ब्लू मून की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अब हमें समझना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल सही है। पहला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन है कि बसंत विषुव जो होता है 21 मार्च को होता है। तो बसंत विषुव जो है 21 मार्च को होता है। हाँ, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 21 मार्च को। ऑप्शन बी है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। तो शरद विषुव जो होता है ये 23 सितंबर को होता है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें है सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ये ऑप्शन गलत है। सबसे बड़ा दिन जो होता है इनमें यहाँ पर लिख दो कि कौन सा ऑप्शन नहीं सही नहीं है, तो उसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सही वाले ऑप्शन 3 है और एक गलत है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून को। 21 जून को होता है, 21 जून, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो सबसे छोटा दिन अगर यहाँ पर होता है कि 22 दिसंबर है तो ऑप्शन सही हो जाता है। तो यदि यहाँ पर देखा जाए कि जैसे बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बिल्कुल सही है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, अर्थात यही ऑप्शन होगा हमारा सही। यहाँ पर काट लीजिए। इनमें से पूछा गया कि कौन सा कथन सही था यार, सही नहीं है, तो हम वही पकड़ेंगे। तो ये ऑप्शन जो है यही सही नहीं है। सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, अर्थात यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कूट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर पूछा जाएगी कि इनमें से कौन सा कथन सही है तो कूट में आएगा कि पहला और दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है, और आएगा अगर इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो जो सी एवं डी है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर दोनों ही उल्टी डेटें लिखी हुई हैं। अगर सही है, अगर पूछा जाए तो ए और बी सही हो जाएंगे, और अगर पूछा है कि इनमें सही नहीं है तो सी एवं डी जो है इसके सही उत्तर होंगे। कोड के माध्यम से इसको हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, अब पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर हमें गलत पकड़ना है। सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं जो उत्तरी गोलार्ध के जैसे उत्तरी गोलार्ध के सापेक्ष दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो वहीं 21 जून को देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटा दिन की बात की जाए तो 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। इस दिन सबसे बड़ा दिन और इस दिन सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो इसके विपरीत बिल्कुल होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है। जब 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे बड़ी रात होगी, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है, तो सबसे छोटा दिन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही होता है। अब समझ लेते हैं, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए
तो जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो वैसे तो अगर देखें हम, तो अगर भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कोई और ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन जो है पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, तो यहाँ पर हमें यही पकड़ना है, यही सही नहीं है। बाकी जो है ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वो सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? सूर्य के चारों ओर जो भी नक्षत्र है उसका मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है, तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था केपलर ने। केपलर जो था उसी ने कहा था कि पृथ्वी के जो है सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरबीन की खोज किसने की? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने की थी दूरबीन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमारा, पढ़ते हैं उसको। भूपृष्ठ, अर्थात इसे भूपृष्ठ को हम क्रस्ट भी कहते हैं, कि 3/4 पर क्या है? भूपृष्ठ की अगर 3/4 पर बात की जाए तो पृथ्वी के सबसे 3/4 क्या है? तो जल है, जल है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 71% जो है पृथ्वी पर जल है, तो पृथ्वी पर जल है, और 29% जो है पृथ्वी पर स्थल पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3/4 जो है वो पृथ्वी पर जल ही पाया जाता है। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया जैसे क्रस्ट है, ऑप्शन दिए गए, क्रस्ट जिसे भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल जिसे प्रवाह कहते हैं, और कोर जिसे हम कोरी कहते हैं, और चौथा है नन ऑफ दी। तो इनमें व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कोर को हम कहते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना % मेंटल प्रवाह में पाया जाता है? तो देखा जाए कि भूपृष्ठ के जैसे यहाँ पर पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना % मेंटल अर्थात प्रवाह में पाया जाता है? तो इसका पाया जाता है 68%। ठीक है, 68% जो है वो पाया जाता है, बात करें तो मेंटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोह असंबद्धता क्षेत्र किनके बीच है? जो मोह असंबद्धता क्षेत्र है इसकी यदि बात करें तो ये क्रस्ट एवं मेंटल के बीच है, एवं मेंटल। ठीक है, मेंटल अगर क्रस्ट को कहते हैं भूपर्पटी और मेंटल को कहते हैं प्रवार। तो क्रस्ट एवं प्रवार भूपर्पटी एवं प्रवार के बीच मोह असंबद्धता क्षेत्र को दर्शाया गया है। और यदि बात करें जैसे ये हो गई पृथ्वी के जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे बात करें ये हो गई सतह, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी के नीचे का जो हिस्सा है इसमें सबसे पहले होती है इसमें होता है क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है मेंटल, और इसके बाद आती है कोर। कोर दो तरह की होती है, एक होती है इनर कोर, एक होती है आउटर कोर, एक होती, तो पूरा हिस्सा जो है कोर में ही ले लेते हैं। कोर ये हो गई आंतरिक कोर, और ये हो गई बाह्य कोर। ठीक है, बाह्य कोर। तो इस प्रकार से जो है ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना है। सबसे पहले होती है क्रस्ट अर्थात इसे भूपर्पटी कहते हैं, इसके बाद मेंटल, इसके बाद कोर, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर होती है। तो क्रस्ट एवं मेंटल के जो बीच का जो सीमा रेखा होती है, अर्थात क्रस्ट एवं मेंटल को जोड़ने वाली जो क्षेत्र है उसे हम मोह असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र है, इसको हम समझते हैं। तो यदि बात करें मेंटल एवं जो बाह्य कोर होती है, मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच के क्षेत्र को कहते हैं गुटेनबर्ग। ठीक है, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र जो है वो मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच को क्षेत्र को दर्शाता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र किनके बीच है? तो जो लेहमन असंबद्धता क्षेत्र है ये किनके बीच है? ये जो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर होती है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर, इन दोनों को जो है इन दोनों को जोड़ने वाला जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं लेहमन असंबद्धता क्षेत्र। जो बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर को जोड़ता है इसे ही कहते हैं हम लेहमन असंबद्धता क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की कोर लिखा है यहाँ पर, किस तत्व की प्रधानता होती है? तो मैं आपको बता दूं, जो क्रस्ट होती है इसमें होती है, जैसे कहते हैं सेल
सीमा निफे, सेल सीमा निफे, NiFe। ठीक है, तो अब इसे समझ लेते हैं। Ni का अर्थ होता है निकिल और Fe का अर्थ होता है फेरस अर्थात इसे लोहा। ठीक है, तो निकिल एवं लोहा की प्रधानता होती है, निकिल एवं लोहा, निकिल एवं लोहा की प्रधानता होती है पृथ्वी कोर में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल जो होता है, मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो SI का अर्थ होता है सिलिकॉन, Ma का अर्थ होता है मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है मेंटल में। और आपसे पूछा है कि पृथ्वी की क्रस्ट या इसे भूपर पट्टी कहते हैं, इसमें कौन से तत्व की प्रधानता होती है, तो SI से हो गया सिलिकॉन और Al से होगा एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सॉरी निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें ढूंढना है इनमें से चारों में से। पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय जो महाद्वीप होते हैं मुख्यतया ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो महाद्वीप जो होते हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता होती है। तो महासागरीय जो बेसिन होते हैं ये बेसाल्ट चट्टानों से ही बने हुए होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर को बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो कोर होती है इसे हम बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको बैरिस्फीयर के नाम से ही जानते हैं। तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हैं, तो अर्थात यही ऑप्शन होगा गलत। अब इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% आयतन का एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में है। यदि हम बात करें तो एक परसेंटेज जो है इन दोनों के विपरीत कर दिए हैं। अगर आपसे पूछा है कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग कितना है, तो 83.5 ये हो गया आयतन का। ठीक है, और अगर आपसे पूछा है कि द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का, अगर द्रव्यमान का पूछा है तो 68%, तो ये दोनों ही उल्टे उल्टे कर दिए, लेकिन वैसे ऑप्शन सही है। तो यही हमें पढ़ना था कि इसमें गलती क्या है, तो यही ऑप्शन हो गया गलत, और अर्थात यही ऑप्शन असत्य पूछा गया, तो यही ऑप्शन हो गया सही। पृथ्वी के समस्त आयतन का अगर पूछा जाए तो 83.5%, और अगर द्रव्यमान पूछे तो 68% जो है मेंटल में ही पृथ्वी का आयतन पाया जाता, द्रव्यमान पाया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो यदि पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो तापमान वृद्धि के कारण दो होते हैं। एक तो है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, और दूसरा है दबाव। ठीक है, तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि के दो कारण हैं, एक रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन और दूसरा दबाव। इन दोनों के कारण जो है भूगर्भ में तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो ये ऑप्शन मैंने 4 बना दिए, लेकिन हम इसको अलग तरह से समझते हैं। यदि हम बात करें, सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भूपर पट्टी में, इसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद एल्युमिनियम, और इसके बाद फेरस। तो ये 4 तत्वों की सबसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, इसके बाद फेरस। ये 4 तत्वों का जो क्रम है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में अगर आपसे पूछा है कि भूपर पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है वो एक अधातु है, और ऑक्सीजन एक तत्व के रूप में इसे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन एक गैस भी है। इसके बाद अगर एल्युमिनियम की हम बात करें तो एल्युमिनियम एक धातु है, और फेरस के बाद लोहा, ये भी एक धातु है। तो ये चारों का अवरोही क्रम ही बना हुआ है। अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है इन चारों से ही प्रश्न हमें मिलेगा। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व पूछा गया सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हम बात करें जो ऑक्सीजन है, O2, ऑक्सीजन जो है यही तत्व जो है भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सी धातु, यहाँ पर धातु की बात हो रही है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो धातु अगर आपसे पूछा है, क्योंकि सिलिकॉन जो है ये तो हो गई अधातु, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है एल्युमिनियम।
Al। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जो होती है ये सबसे प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के भूपर्पटी में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार जो होता है जिसे मेंटल कहते हैं कि नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है। जो क्रोड जो है या कोर, क्रोड को हम हिंदी में क्रोड कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे हम क्रोड कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम कोर कहते हैं। तो मेंटल अर्थात परिवार के नीचे क्रोड में निम्नलिखित में से कौन किससे बना हुआ है ये पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इस प्रकार से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। जो यदि हम बात करें जैसे ये हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल कोर। जो क्रस्ट है, क्रस्ट में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सियाल, सियाल। ठीक है, इसके बाद आती है सीमा, सीमा। इसके बाद निफे। अब आप समझ लीजिए इनमें से कौन सा पूछा गया है। तो यहाँ पर क्रोड की बात हो रही है, तो यहाँ पर Ni से निकिल, Fe से फेरस। निकिल और फेरस जो है Ac में पाया जाता है। मेंटल के नीचे क्रोड की बात हो रही है, तो क्रोड में निकिल एवं फेरस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यही ऑप्शन हो गया हमारा सही। और अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो Si से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम परिवार अर्थात मेंटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा है कि क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सियाल, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम जो है ये पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। जो मिश्रित धातुएं होती हैं एवं सिलिकॉन से बनी धरती की परत को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं। या अगर देखा जाए तो इसे सियाल भी कहा जाता है, सियाल। ठीक है, सियाल जो हमने ऊपर लिखा है, इसको ए हो गया हिंदी वर्जन और इसे हिंदी में कहते हैं सियाल। तो सियाल को ही कहा जाता है मिश्रित धातुओं एवं सिलिकेटों से बनी धरती की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। जो भूमध्य रेखा जैसे समझते हैं, ये है भूमध्य रेखा जिसमें 0 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश जो होती है इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, उत्तर में एवं दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं इस प्रकार से ऊपर और इसी प्रकार से नीचे। जो रेखाएं खींची गई होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार जो अक्षांश रेखाएं इन्हीं में कर्क रेखा और एक होती है मकर रेखा। तो 13.5 डिग्री जो होती है नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। और पूछा जाए कि 13.5 डिग्री जो होती है और दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं साउथ अक्षांश। ठीक है, तो 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश को ही हम कहते हैं मकर रेखा। तो अगर आपसे ये प्रश्न दोनों ही पूछे गए तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम कर्क रेखा और 13.5 डिग्री जो दिया गया दक्षिणी अक्षांश इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो दोनों में केवल उत्तरी दक्षिणी का अंतर है, बाकी जो है सब सेम ही है। अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। अगर अक्षांश के बारे में पूछा जाए तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ये हो गया अक्षांश, विषुवत रेखा, जैसे ये हो गया विषुवत रेखा और इसके ये हो गया एक अक्षांश, ये दूसरा। इन दोनों के बीच जो एक अक्षांश का दूरी होती है वो कितनी होती है ये पूछा गया है। तो जैसे हो गया 0 डिग्री अक्षांश, इसके बाद आएगा 1 डिग्री अक्षांश के बाद 2 डिग्री, इस प्रकार से जो है 90 डिग्री अक्षांश तक दक्षिण में होते हैं और 90 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि 1 डिग्री अक्षांश जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी इनके बीच कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर। एक अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, अक्षांशों के बीच की दूरी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, धरातल पर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे ये जो है 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसके, और इसके बाद आता है इधर 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री,
क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसके इधर जो होती हैं 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं और इसके इधर भी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये पूछा गया है कि यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो हम 0 से जब 1 तक चलेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3, ठीक है, 32 किलोमीटर। 111.32 अर्थात 111.3 किलोमीटर इनके बीच अधिकतम दूरी होती है विषुवत रेखा पर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बताना है हमारा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो भूमध्य रेखा के अलावा ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 23.5 डिग्री नहीं, 6.5 डिग्री ये भी नहीं, 90 डिग्री ये भी नहीं। तो इनमें से ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जो भूमध्य रेखा को विभाजित कर सके। केवल और केवल 0 डिग्री अक्षांश भी है, 0 डिग्री अक्षांश, वही जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सके। तो इनमें हमारा उत्तर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बताना है, मकर रेखा निम्न में से कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा के बारे में प्रश्न है। बोत्सवाना है, बोत्सवाना से भी गुजरती है, नामीबिया यहाँ से भी गुजरती है और दक्षिण अफ्रीका यहाँ से भी गुजरती है। इसके बाद मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक से भी गुजरती है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा है, मिस्र। तो मिस्र जो है, मिस्र से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक एवं मालागासी, इन 5 देशों से, मालागासी को हम मेडागास्कर भी कहते हैं। तो इन 5 देशों से निकलती है मकर रेखा। मिस्र है, मिस्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको पढ़ लेते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। जैसे ये होगा 0 डिग्री देशांतर और इधर 1 डिग्री देशांतर है, जैसे 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, और इधर भी सेम स्थिति ये होती है। तो 1 डिग्री देशांतर के बीच जो है पहले ये प्रश्न छूट गया। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। जो ध्रुव हैं, जैसे समझते हैं यहाँ पर, ए हो गया 0 डिग्री देशांतर और ए है उत्तरी ध्रुव, ए है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी के ग्लोब पर, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खींची जाती हैं काल्पनिक रूप से, उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। अब ये पूछा गया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है 4 मिनट का। 4 मिनट का समय अंतराल होता है 2 देशांतरों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन एवं रात बराबर होते हैं, तो उसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सदैव दिन एवं रात बराबर होते हैं। यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है एवं 12 घंटे की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान एवं वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो वह विषुवत रेखा के क्षेत्र में ही होती है। जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र होते हैं सबसे अधिक तापमान भी वहीं होता है, जिसे हम जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहीं पर सबसे अधिक वर्षा एवं सबसे अधिक तापमान होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक देशांतरों की दूरी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे अधिक देशांतरों के बीच की दूरी पाई जाती है, वो भी विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के जो पढ़ते हैं विषुवत रेखा पर देशांतर, उन्हीं देशांतरों में सबसे अधिक दूरी पाई जाती है। तो जैसे बात करें, जैसे ये हो गया 0 डिग्री देशांतर और की विषुवत रेखा। जब विषुवत रेखा के हम इस प्रकार से देखते हैं तो आप देखिए ध्रुवों के समीप जब 2 देशांतर, एक ये होगा एक है, ये देशांतर जब ध्रुवों के समीप आते हैं तो इनकी दूरी जो होती है वो 0 किलोमीटर हो जाती है। और
यही देशांतर जब विषुवत रेखा पर पड़ते हैं, देखिए यहाँ पर दूरी एक है देशांतर, एक है, इन दोनों के बीच बहुत ही अधिक दूरी होती है, अर्थात 111.3 किलोमीटर दूरी सबसे अधिक पाई जाती है विषुवत रेखा पर। तो इसलिए पूछा गया कि पृथ्वी पर सर्वाधिक देशांतरों की भी दूरी कहाँ पर पाई जाती है, तो विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। जो अक्षांश होते हैं इनकी जो विषुवत रेखा होती है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में होते हैं और 90 डिग्री दक्षिण में। तो 9 दूनी 18, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक हो जाती है 0 डिग्री अर्थात +1। तो कितने हो गए, 181 अक्षांश होते हैं। कुल अक्षांश पृथ्वी पर कितने हैं, तो 181 अक्षांश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो आप भी इन प्रश्नों को वीडियो पॉज करके आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वन लाइनर है तो आप भी इसमें अपना दिमाग को प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप सोच सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो कुल अक्षांशों की संख्या की अगर बात की जाए तो हो जाती है 360 जो है पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर जो होती है इसे हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये स्थान है ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है ये लंदन में, जो लंदन इंग्लैंड में स्थान है, तो ये लंदन से गुजरने वाली एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि किस स्थान से गुजरती है, तो लंदन से गुजरती है। मकर रेखा किस देश से पढ़ते हैं ऊपर, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। इनमें ऑप्शन है चिली ऑप्शन 1 इससे गुजरती है, फिलीपींस जो है इससे भी गुजरती है, फिलीपींस, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जैसे साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना, तो फिलीपींस जो है यहाँ से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यही हमारा सही हो गया, साउथ अफ्रीका यहाँ से भी गुजरती है, अर्जेंटीना यहाँ से भी गुजरती है। तो किस देश से नहीं गुजरती है, ये हो गया फिलीपींस। पृथ्वी 1 घंटे कितने देशांतर को घूम लेती है, तो 1 घंटे में पृथ्वी की यदि बात करें तो ये 15 देशांतर को घूम लेती है। 15 डिग्री देशांतर 15 डिग्री देशांतर जो है ये घूम लेती है 1 घंटे में 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव जो होता है इसे हम कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। तो केवल उत्तर और दक्षिण लगाने की देरी है यहाँ पर 90 डिग्री में, अगर उत्तरी अक्षांश लगा दिया तो हो गया उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी अक्षांश लगा दिया तो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। और बात करें उत्तरी ध्रुव जो था उसकी खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने, और दक्षिणी ध्रुव की यदि बात करें तो दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी आर एमंडसन थे, उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है इसे हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। जो 180 डिग्री देशांतर होती है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो एक प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये हमारा प्रश्न है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ से नहीं गुजरती है। झारखंड यहाँ से भी गुजरती है, त्रिपुरा यहाँ से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश यहाँ से भी गुजरती है, और उत्तर प्रदेश तो यहाँ से नहीं गुजरती है, तो अर्थात यही हमारा उत्तर हो गया। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैं आपको 8 राज्य बता देता हूँ। हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से
पूर्व की तरफ। ठीक है, 8 राज्यों का क्रम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पड़ता है गुजरात, इसके बाद आता है राजस्थान, और गुजरात राजस्थान, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, और इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, को मैं वेस्ट बंगाल लिख देता हूँ, इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद आता है त्रिपुरा, इसके बाद आता है एमजेड में लिख देता हूँ अर्थात मिजोरम। तो ये 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रम है, बिल्कुल सही क्रम है। पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इन नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो समझते हैं कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर सिटी। तो ये चारों में अगर देखा है तो सबसे निकट की बात की जाए तो सिंगापुर सिटी जो है, ये सिंगापुर की राजधानी है, सिंगापुर की राजधानी है, और यही सबसे निकट जो है भूमध्य रेखा के इसकी राजधानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली, ब्राज़ील में से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया यहाँ से भी गुजरती है, चिली यहाँ से भी गुजरती है, और ब्राज़ील, अगर ब्राज़ील की बात करें तो मकर रेखा जो है ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। तो इनमें से देखा जाए तो ब्राज़ील, नामीबिया, चिली, इनमें से ब्राज़ील से नहीं गुजरती है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील में से नहीं गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है इनमें से किस देश से नहीं गुजरती है। केन्या यहाँ से गुजरती है, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। जो मैक्सिको है एवं इंडोनेशिया से भी गुजरती है और ब्राज़ील से भी गुजरती है। तो मैक्सिको ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो इसमें ऑप्शन हो गया ये सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, तो उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया कि मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद जो एक दूसरे को काटती है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं रेखाजाल। तो इसे हम रेखाजाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रेखाजाल की बात करें तो ये भूमध्य, जैसे ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई घेरी। इस प्रकार से जो है ये देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं को विभाजित करने वाली रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम रेखाजाल के नाम से दोनों को ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 49 डिग्री अक्षांश किस देश के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो 49 डिग्री जो अक्षांश है ये यूएसए जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है प्लस कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा निर्धारण करती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष होता है, मतलब हुआ था ऐसा है पूछना चाहिए। तो 1884 की एक दिनांक है, तो ये वर्ष जो है 1884, इसी साल जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम यामोत्तर रेखा है ये लंदन से गुजरती है, लंदन। ठीक है, लंदन में ग्रीनविच स्थान है, तो इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, और ये लंदन से गुजरने वाली एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीनविच से 180 डिग्री देशांतर मध्याह्न काल्पनिक रेखा को कहते हैं। जो ग्रीनविच से 180 डिग्री देशांतर जब हम घूमते हैं तो जैसे ये हुई 0 डिग्री, ठीक है, और इधर जब 180 डिग्री देशांतर हम जाते हैं तो 180 डिग्री देशांतर मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
180 डिग्री जो देशांतर है इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जिसे IDL भी लिख देते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही कहा जाता है। जो ग्रीनविच से 180 डिग्री देशांतर गुजरते हैं इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका कारण ये है, मैं बताता हूँ आपको। जो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जैसे यदि बात करें हम तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनमें कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हटाया, ये मतलब इधर उधर हटाया गया था। तो ये 4 बार जो है हटाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने स्थान से विचलित हो चुकी है। जैसे ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये कई बार इधर हो जाती है, कई बार इधर, कई बार इधर। तो इस प्रकार से 4 बार जो है अपने स्थान से हटाई गई है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि कुछ देशों के जैसे द्वीप समूह होते हैं उनको एक ही प्रशासन में रखा जा सके, इस कारण भी होता है। या कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिनों के कारण होता है कि एक ही देश का देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण उसे एक ही जगह पर रखा जा सके और एवं उनका समय भी एक ही रखा जा सके, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को विचलित किया गया है। तो यही रीजन होते हैं कि कुछ देशों के भागों के जो क्षेत्र होते हैं उनको एक ही देशों के प्रशासन के अंतर्गत रखा जा सके एवं उनके दिन एवं समय को भी एक रखा जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ये सीधी नहीं है, इसका यही मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में एक है एलुसियन द्वीप समूह में जो है, इसके कारण जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित हुई है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे। यदि हम भारत की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत का मानक समय कहते हैं। और एक ग्रीनविच से कितना आगे, तो ग्रीनविच से बात करें समय की बात हो रही है, तो समय अगर देखा जाए तो 5 घंटे जो है 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट जो है भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है। और अगर देखा जाए कि कितने देशांतर आगे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही हमारे भारत का मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय कितने देशांतर है। तो भारत का मानक समय यही जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। यदि हम बात करें निम्न में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो भारत की बात हो रही है, इनमें से देखिए नई दिल्ली है, नैनी है, अहमदाबाद, रांची, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है इसका प्रामाणिक समय एवं मानक समय स्थानीय समय एक ही है। तो नैनी जो है, इनमें से नैनी एक स्थान है जिसका प्रमाणिक समय एवं स्थानीय मानक समय जो है वो एक ही बराबर है पूरे भारत में। तो नैनी ही हमारा उत्तर है, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ठीक है, पूर्वी देशांतर गुजरती है, यहीं से गुजरती है। नैनीगंज जो कि इलाहाबाद के समीप है पड़ता है एक स्थान। यह प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में कितना स्थानीय समय में अंतर होता है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में कितना स्थानीय समय में अंतर होता है। तो जैसे बात करते हैं, सबसे अगर पश्चिम में देखा जाए तो पड़ता है गुजरात, और सबसे पूर्व में देखा जाए तो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दूरी में अगर बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो लगभग 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम देखा तो 2933 किलोमीटर। इनके बीच जो किलोमीटर में डिफरेंस है तो 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है ये पड़ता है 2 घंटे के। 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है इनमें समय का। अगर अरुणाचल प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में अगर सूर्य उदय होता है तो गुजरात के सबसे पश्चिमी भाग में जो है रात होती है। तो
यहाँ पर गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है ये, क्योंकि बहुत ही अधिक देशांतर विस्तार होने के कारण ये 2 घंटे का समय पड़ता है। नेक्स्ट उत्तर है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है इसे हम 180 डिग्री देशांतर के रूप में जानते हैं। 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित हुई है, तो ये 4 बार विचलित हुई है। हालांकि ये ऑप्शन भी दिए गए, तो ये 4 बार इसमें दिया गया है, और दूसरा 8 बार, 6, 7 बार, 10 बार, तो ये 4 बार जो है अपने स्थान से विचलित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको समझते हैं। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो उसकी बात हो रही है। तो यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो एक प्रश्न पूछा गया है, कौन समझते हैं। जो ग्रीनविच है ये है 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है, देशांतर पर। और यहाँ से किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे, 12 घंटे। तो हम पढ़ते हैं, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि स्थानीय मानक समय और जो ग्रीनविच मानक समय ये 12 घंटे आगे ये है क्या, इसको एक बार समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यदि हम बात करें तो ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर ये हो गई रेखा। और यदि हम बात करें इसके इधर जो होते हैं 180 देशांतर होते हैं, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो इसके 180 डिग्री देशांतर इधर होते हैं। और यदि हम बात करें 180 डिग्री देशांतर जो होते हैं, 180 डिग्री देशांतर होते हैं पश्चिम में और उसके 180 डिग्री देशांतर होते हैं पूर्व में। तो ये हो गई ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर के रूप में जानते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं जब हम 1 डिग्री देशांतर इधर बढ़ते हैं, 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, इसी प्रकार से जो है 180 डिग्री देशांतर के पास हम पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से जब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के बाद हम इसी क्रम के अनुसार 180 डिग्री देशांतर के पास पहुंच जाते हैं। तो जब हम 1 डिग्री देशांतर, 0 से हम 1 डिग्री देशांतर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनके बीच जो समय का अंतर है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। ये हो गया हमारा पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। अब मैं पूर्व पश्चिम को आपको बता दूँ। जब हम 1 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। मैं लिख देता हूँ ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो जो ग्रीनविच मध्याह्न रेखा है, जब इसके हम 1 डिग्री देशांतर पश्चिम में बढ़ते हैं तो भी 4 मिनट का ही अंतर पड़ेगा। 1 डिग्री बराबर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 मिनट। लेकिन इसके 2 नियम है कि अगर ये हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट जो है माइनस हो जाता है, और जब हम 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाते हैं तो ये 4 मिनट जो है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था, अब इसी से संबंधित जो भी जितने भी प्रश्न आएंगे उनको हम समझेंगे। अगर 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में कोई भी अगर पूछा है कि जैसे प्रश्न हमारा था कि ग्रीनविच मीन टाइम से यदि किसी भी देश का मानक समय 12.5 घंटे आगे है, ठीक है, 12 घंटे आगे पहुंचा गया, तो आगे तो जब ही होगा जब हम पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे। तो 12.5 घंटे जो है अब यहाँ पर समझ लेते हैं। जब 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर पड़ता है तो जो 15 डिग्री देशांतर होता है, इसके 15, जब यहाँ पर 15 डिग्री पड़ेगा तो यहाँ पर 4 गुना 15 कर लेंगे तो कितना अंतर पड़ेगा, 60 मिनट का। तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का अंतर पड़ता है जब हम 15 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री जो देशांतर का अंतर जब हम पूर्व में बढ़ते हैं तो ये 1 घंटा प्लस हो जाता है, और जब हम यही मतलब पश्चिम में जाते हैं तो ये 1 घंटा जो है अब कम हो जाता है। जैसे आप समझते हैं, जब 0 डिग्री देशांतर किसी भी कोई देश है 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री आगे है, 15 डिग्री देशांतर पूर्व में स्थित है, तो पूछा जाएगा कि उस देश का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे। तो 15 डिग्री आगे, और हम 15 डिग्री निकाल चुके हैं कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर पड़ता है। तो वह देश जो है, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं
तो उस देश में हमेशा 1 बजेगा, 1 बजेंगे, मतलब 1 घंटा हमेशा आगे रहेगा उस देश से। उसी प्रकार से जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ से हमारे भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। अब आप जोड़ लीजिए, अगर यहाँ पर 0 बज रहा है, मतलब यहाँ पर जैसे 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जो है 5.5 घंटे आगे, तो वहाँ और देशांतर कितने आगे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। इसीलिए हमारे जो भारत है, हमारे भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और यहाँ से इनसे 5.5 घंटे आगे क्यों है, अब समझ लेते हैं। 5.5 घंटे को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5 छक्के 30, अर्थात 300 मिनट हो गए, और 30 मतलब 330, तो 330 मिनट जो है ये निकल कर आता है पूरा, इसको 330 मिनट आता है। अब ये 0 डिग्री देशांतर है, अब हम 82.5 डिग्री देशांतर तक आए, तो 82.5 डिग्री देशांतर को यदि यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया 4 मिनट के अनुसार, 82.5 डिग्री को जब 4 मिनट से हम, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री जब हम देशांतर घूमते हैं तो 4 मिनट का अंतर पड़ता है। पहले हम 82 डिग्री को कन्वर्ट करिए, तो 82 गुणा 4 जब करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 × 32 अर्थात 328, ठीक है। और आधा डिग्री जो ऊपर बचा हुआ है, आधे डिग्री, जब 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर पड़ता है तो आधे डिग्री में 2 मिनट का अंतर पड़ेगा, तो 328 और प्लस 2, तो इसलिए आ गया ये 330 मिनट। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा कि आगे जब कोई भी देश होता है आगे किस प्रकार से होता है, एवं पीछे जो है होने का रीज़न क्या होता है। जब कोई भी देश हमारा 0 डिग्री देशांतर जो होता है, इससे अगर कोई देश की स्थिति, जैसे कोई देश यहाँ पर केन्या है, युगांडा, कुछ भी, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर पीछे है तो उसका मानक समय ग्रीनविच से कम होगा, और यदि आगे है तो उसका जो है मानक समय ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। तो इति गुत्थी। अब हम समझते हैं जो हमारा प्रश्न है, तो हमारा प्रश्न था उसको समझ लेते हैं कि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय और ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है, तो आगे तो जब ये होगा जब पूर्वी देशांतर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 12 घंटे जब 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री जब हम 4 मिनट में घूमते हैं, और 15 डिग्री जो है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। तो अब क्या करना है कि आपको जो है 1 घंटा का मान हमें पता लग गया कि 15 डिग्री है, तो 12 घंटे को केवल गुणा करना है, तो 12 गुणा 15 जब करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। और आएगा जब आगे है, जब आगे यहाँ पर दिया गया है तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहीं पर अगर दिया होता है कि ग्रीनविच मानक समय से 12 घंटे पीछे है, तो यहाँ पर हो जाता पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी देशांतर। अगर आपसे आगे पूछा जाए तो हो जाएगा पूर्वी देशांतर, अगर पूछा जाए कि 12 घंटे पीछे है तो हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए पूर्वी अर्थात ईस्ट वाला, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। ग्रीनविच समय पर मध्याह्न 12 बजे हैं, तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा। अब ग्रीनविच जो है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो 0 डिग्री जो है 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच। अब ग्रीनविच पर कोई जो समय है वो 12 बजे है, ठीक है, और इससे हमें 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो जाना, अगर इधर जाते तो पश्चिम हो जाता, तो इधर जाना है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है। मैं बता दूं, जब ये हो गए 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, जब हम 15 डिग्री जाते हैं तो 1 घंटे का अंतर पड़ता है, 1 घंटे का। जब हम 30 डिग्री जाएंगे तो 2 घंटे का। जब हम 45 डिग्री जाएंगे तो 3 घंटे का, ठीक है। 3 घंटे तो हमें प्राप्त हुए, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, 45 डिग्री बराबर 3 घंटा, तो 45 डिग्री तक हमें 3 घंटा मिलेगा। बचे कितने डिग्री हैं, 5 डिग्री, 5 डिग्री बचा है। अब 5 डिग्री, अब हमें क्या करना है कि 1 डिग्री बराबर हमें पता है कि 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो जब 5 डिग्री हम बढ़ेंगे तो 5 गुना 4 अर्थात 20 मिनट का अंतर पड़ेगा। तो हमें 3 घंटे यहाँ से प्राप्त हो गए और यहाँ से हो गए 5 डिग्री प्राप्त, तो 20 मिनट था, कहाँ गया, सॉरी, जो 5 डिग्री बचा था, तो अंतर यहाँ पर कितना होगा, 3 घंटे 20 मिनट का। अब यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मध्याह्न अर्थात दोपहर का होता है 12 बजे, तो दोपहर के 12 बजे
ग्रीनविच मीन टाइम पे बजा हुआ है, और उससे हमें 50 डिग्री आगे जाना है पूर्वी देशांतर। तो साढ़े 3:20 पर, क्योंकि 12 के बाद जब हम 3 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे तो यही समय आ जाएगा, अर्थात ये साय का होता है 3:20। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जब 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, और उसी प्रकार से 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा होता है। जब 30 डिग्री हम चलते हैं तो 2 घंटे हो जाते हैं, और 45 डिग्री चलते हैं तो 3 घंटे का अंतर पड़ता है। तो 3 घंटे हमें यहाँ से मिल गए, अर्थात हमने 45 डिग्री चला था, बाकी कितना बचा अभी 50 की 50 चलना है, तो 3 घंटे में प्राप्त हुए। अब 5 डिग्री देशांतर जब हमें पढ़ना है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 5 डिग्री की गुणा हम 4 से कर देंगे तो हमें वो इसका भी मान मिल जाएगा। तो 5 डिग्री जब देशांतर बढ़ेंगे तो हमें 20 मिनट का अंतर पड़ेगा। तो 3 घंटे 20 मिनट जो है यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे, ठीक है, रात के 12 बजे 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा का समय क्या होगा। हमें केवल इधर बढ़ना है, हालांकि अब देखा जाए तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें 30 डिग्री तक आना है, 30 डिग्री ये हो गया। जब हम 15 डिग्री पर आएंगे तो 1 घंटे का अंतर पड़ेगा। ठीक है, जब हम 30 डिग्री पर जाएंगे तो 2 घंटे का अंतर पड़ेगा। तो मिल गया आंसर हमें कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर जाते हैं तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं, तो 12 में हमें केवल 2 जोड़ना है, +2 करना है, तो 2 घंटे बढ़ जाएगा, अर्थात 2 बजे रात्रि। तो पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री देशांतर है। 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो 15 डिग्री देशांतर को हमने कितने समय में कन्वर्ट किया था, 1 घंटा। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 1 घंटा हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और 15 डिग्री बराबर होता है मतलब 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे का अंतर पड़ेगा जब हम 2 स्थानों की स्थिति के अंतर का अंतर अगर 15 डिग्री है तब। यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। अब इसे हम समझते हैं, जब 2 घंटे हम बढ़ते हैं, 2 घंटे बराबर हो जाता है 30 डिग्री देशांतर। ठीक है, 30 डिग्री देशांतर, और 20 मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम पढ़े थे 5 डिग्री देशांतर गुणा 4 बराबर 20 मिनट आया था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, जो 5 डिग्री देशांतर यहाँ पर की गुणा जब हमने 4 से करी थी, क्योंकि देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, और यदि हम 5 से गुणा कर देंगे तो 20 मिनट हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है, हमें 20 मिनट निकालने हैं, तो 5 डिग्री की गुणा हम 4 से कर देंगे तो 20 मिनट हमें मिल जाता है। अर्थात यहाँ से हमें मिला 5 डिग्री, और यहाँ से 30 डिग्री, तो कितना होगा 30 डिग्री प्लस 5 डिग्री बराबर 35 डिग्री देशांतर। तो इसमें हमें देखना है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा, अर्थात 45, 30, 45। ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, 35 डिग्री। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वर्ल्ड जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 100% इसमें निकाले थे। आगे जो है हम और भी वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से, और इस चैनल को यदि आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।